करीब 10 मिनट पहले सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा से फोन लिया और फोन लेकर बाहर आ गया था। बाहर आने के बाद उसने पृथ्वीराज सिंह का नंबर डायल कर दिया था। बीरेन शर्मा के फोन से फोन आता देखकर पृथ्वीराज सिंह ने पहली बेल जाते ही फोन उठा लिया था। हाँ बीरेन बोल। पृथ्वीराज सिंह ने फोन उठाते ही कहा, नमस्ते अंकल, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ ने पृथ्वीराज सिंह से कहा। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर पृथ्वीराज की आवाज में एक खनक आ गई थी। हाँ बेटा सिद्धार्थ, बोलो क्या हुआ, कैसे याद किया? पृथ्वीराज सिंह खुश होते हुए बोले, अंकल आपसे एक मदद चाहिए थी। सिद्धार्थ ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। बोलो बेटा। पृथ्वीराज सिंह ने सिद्धार्थ से कहा, अंकल मुझे अपने पिताजी को इलाज के लिए जयपुर ट्रॉमा केयर में शिफ्ट करना है, तो उनके लिए एक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करवा दीजिए प्लीज। सिद्धार्थ ने सकुचाते हुए कहा। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद उधर से उसे कोई आवाज नहीं आई। अभी तक तो पृथ्वीराज उसके सवालों के झट-झट जवाब दे रहे थे। उनको कुछ ना बोलता पाकर सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि शायद पृथ्वीराज सिंह उसकी मदद नहीं करना चाहते, इसलिए चुप हो गए हैं। पहले तो उसका मन हुआ कि फोन काट दे, लेकिन फिर उसने दोबारा कहा, अंकल अंकल। लेकिन अब की बार भी उधर से कोई आवाज नहीं आई और दोबारा भी आवाज ना आने पर सिद्धार्थ अब हकीकत समझ गया था। उसे एहसास हो गया कि बीरेन अंकल सही कह रहे थे कि उसे पृथ्वीराज से कोई मदद नहीं मिलेगी। वो नाहक में परेशान हो रहा है। सिद्धार्थ का चेहरा एकदम से उतर गया था। इस मतलबी दुनिया में नेकी करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने इनके बेटे को बचाने के लिए क्या नहीं किया, इतना ज्यादा रिस्क लिया, और अब जब मेरी बारी आई तो कैसे इन्होंने कन्नी काट ली। सिद्धार्थ ने अपने आप से कहा और रुआंसा हो गया था। सिद्धार्थ अभी अपने आप से बातें कर ही रहा था कि तभी वहां गुल्लू भी आ गया था। गुल्लू जानना चाहता था कि आखिर में पृथ्वीराज सिंह ने सिद्धार्थ से क्या कहा, और इसलिए उसने सिद्धार्थ से सवाल किया, क्या हुआ भाई, क्या कहा मंत्री जी ने? गुल्लू के सवाल पूछने के बाद सिद्धार्थ ने उसे सारी कहानी बता दी थी। पृथ्वीराज सिंह ने सिद्धार्थ के साथ ऐसा किया, ये जानकर ही गुल्लू का खून खौल गया था। नेता कभी किसी के लिए सगे नहीं हो सकते, उनके लिए चाहे जो कर दो। ऐसा मैंने सिर्फ सुना था, पर आज देख भी लिया। गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, और फिर उसके बाद सिद्धार्थ से बोला, चलो कोई दूसरा रास्ता देखेंगे, नहीं होगा तो निर्मला आंटी से बता देंगे और राजस्थान चल पड़ेंगे। जैसे तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है, वैसे ही तुम्हारा इंद्रनगर पहुंचना भी जरूरी है, उसको भी तो बचाना जरूरी है। गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा, नहीं, मैं माँ को नहीं बता सकता। माँ को अगर पता चल गया कि मेरे पास शक्तियां हैं और मेरे जिम्मे एक पूरे राज्य को बचाने की जिम्मेदारी है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो मुझे घर से बाहर कदम नहीं रखने देगी, कहीं जाने की बात तो छोड़ो। सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा, तो फिर क्या करेंगे? गुल्लू ने मायूसी भरी आवाज में सवाल किया। कोई और रास्ता निकालेंगे, अभी के लिए तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा, और बीरेन शर्मा का फोन वापस करने के लिए उनके कमरे की तरफ चल पड़ा था। अभी वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी उसके हाथ में मौजूद बीरेन शर्मा का फोन बजा, और जब सिद्धार्थ ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो पाया फोन पृथ्वीराज सिंह का था। पृथ्वीराज सिंह का फोन आया देखकर सिद्धार्थ के अंदर एक सिरहन दौड़ गई और उसने झट से फोन उठा लिया था। हाँ अंकल, सिद्धार्थ ने फोन उठाते हुए कहा। आई एम सॉरी बेटा, मैं दरअसल किसी काम से मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क गायब हो जाते हैं। तुमसे बात करते वक्त नेटवर्क गायब हो गया था, इसलिए मैं सुन नहीं पाया था कि तुमने क्या कहा, और जब आवाज आ नहीं रही थी तो मैंने फोन काट दिया था। पृथ्वीराज सिंह ने फोन काटने के पीछे की हकीकत के बारे में बताते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, वो मैं कह रहा था कि। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने पृथ्वीराज सिंह से अपने पिता के बारे में सब कुछ बताते हुए उन्हें राजस्थान ले जाने की बात बता दी थी, और उसके साथ साथ उनकी दवाओं के लिए पैसों का इंतजाम करने की भी रिक्वेस्ट की थी। बेटा, मेरे पास ऐसा कोई फंड तो नहीं है सरकारी, जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊं। पृथ्वीराज सिंह ने जैसे ही इतना कहा कि सिद्धार्थ के चेहरे की रंगत बदल गई थी। सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके ऊपर घड़ों पानी डाल दिया हो। लेकिन तभी पृथ्वीराज सिंह ने आगे जो कहा, उसने सिद्धार्थ के चेहरे की मुस्कान वापस लौटा दी थी। लेकिन तुमने मेरे परिवार के लिए जो किया, उसका एहसान मैं कभी नहीं उतार सकता। तुम अपना या अपनी माँ का खाता नंबर मुझे इसी नंबर पर मैसेज कर दो, और उसके बाद कार्तिक को फोन कर लेना। वो मेरे साथ ही काम करने लगा है, और तुम्हें जितने पैसों की जरूरत हो उतने मैं तुम्हारे खाते में डलवा दूंगा। और साथ ही साथ मैं रुक्मिणी से भी बोल दूंगा
कि वो तुम्हारी मदद करे, पृथ्वीराज सिंह ने कहा। पृथ्वीराज सिंह के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे उसकी कोई मुराद पूरी हो गई हो। उसे अब अपने पापा के इलाज कराने और उसके साथ साथ इंद्रनगर की मिस्ट्री सुलझाने के लिए देवयानी को ढूंढने का रास्ता दोनों मिल गए थे। और एयर एम्बुलेंस? सिद्धार्थ ने सवाल किया। उसका भी अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, पृथ्वीराज सिंह ने सिद्धार्थ से कहा और उसके बाद फोन काट दिया था। पृथ्वीराज सिंह के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ का चेहरा लाल-लोट हो जा रहा था। यार गुल्लू, हमने बहुत जल्दी ही अपनी राय बना ली थी। पृथ्वीराज अंकल वैसे नहीं है जैसा उनके बारे में हमने सोच लिया था, सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा। सही कह रहे हो, सिद्धार्थ की बात सुनकर गुल्लू ने जवाब दिया और उसके बाद दोनों बीरेन्द्र शर्मा के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। सिद्धार्थ और गुल्लू बीरेन्द्र शर्मा के कमरे में पहुंच गए थे। वहां पर बीरेन्द्र शर्मा और भीखू दोनों अभी भी बैठे हुए थे। क्या हुआ सिद्धार्थ? बीरेन्द्र शर्मा ने सिद्धार्थ से सवाल किया। पृथ्वीराज अंकल मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि पिताजी की दवा में जितने भी पैसे लगेंगे वो सारे पैसे माँ के अकाउंट में डालेंगे। सिद्धार्थ ने चहकते हुए बीरेन्द्र शर्मा के सवाल का जवाब दिया। जब बीरेन्द्र शर्मा ने यह सुना कि पृथ्वीराज सिंह ने सिद्धार्थ की मदद करने के लिए हामी भर दी है तो उनका चेहरा उतर गया था और उनके चेहरे पर एक गंभीरता छा गई थी। क्या हुआ अंकल, आप खुश नहीं दिख रहे हैं? सिद्धार्थ ने बीरेन्द्र शर्मा के उतरे हुए चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं, मैं बहुत खुश हूं, ये बहुत अच्छी न्यूज है, बीरेन्द्र शर्मा ने सिद्धार्थ को जवाब दिया और आगे बोले। क्या टाइम दिया है, कल या परसों? मैंने टाइम तो नहीं पूछा, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ठीक है, पूछ के बताना, मैं तब डॉक्टर से बात कर लूंगा, बीरेन्द्र शर्मा ने सिद्धार्थ से कहा और उनके जवाब देने के बाद सिद्धार्थ वहां से जाने लगा था। सिद्धार्थ अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी बीरेन्द्र शर्मा ने उसे आवाज देते हुए कहा, सिद्धार्थ एक मिनट मेरी बात सुनो। बीरेन्द्र शर्मा की आवाज सुनने के बाद सिद्धार्थ के पैर ठिठक गए थे। हाँ अंकल, सिद्धार्थ ने सवाल किया। भीखू के साथ जाकर मार्केट से एक फोन ले लो अपने लिए, तुम्हें अब फोन की जरूरत पड़ेगी, बीरेन्द्र शर्मा ने सिद्धार्थ से कहा और फिर भीखू को उसके साथ जाने का इशारा कर दिया था। बीरेन्द्र शर्मा का इशारा पाकर भीखू सिद्धार्थ के साथ चला गया था। मैं जानता हूं सिद्धार्थ कि अब तुम मेरे रोकने से रुकने वाले नहीं हो, इसलिए जब तुम्हें सच्चाई पता चले तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पापा को बचा नहीं पाया, बीरेन्द्र शर्मा ने सिद्धार्थ को जाते हुए देखकर अपने आप से कहा। इधर सिद्धार्थ भीखू के साथ फोन लेने के लिए मार्केट की तरफ चला गया था और उधर अमन अभी भी लेटा हुआ अपने सामने खड़े जगत प्रसाद और सुयश की बातें सुन रहा था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें फिर से डॉक्टर को बुलाना चाहिए? सुयश ने जगत प्रसाद माथुर से कहा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, एक काम करो, डॉक्टर को बुला लो, जगत प्रसाद माथुर ने सुयश से कहा और उसके बाद सुयश ने अपना फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल कर दिया था। सुयश जिस डॉक्टर को बुलाने जा रहा था वो भी इन लोगों से मिला हुआ था। वो सिकंदराबाद के सुख सूरज हॉस्पिटल से इनके साथ आया था और यहीं ईटानगर में किराए पर रूम लेकर रह रहा था। इधर सुयश डॉक्टर से बात करने जा रहा था और उधर दूसरी तरफ रिया माथुर सुयश को ढूंढते हुए उस कमरे में आ गई थी जहां पर अमन नायक लेटा हुआ था। रिया ने सुयश और जगत प्रसाद माथुर को एक साथ देखा तो उसके दिमाग में फिर से शंका ने जन्म ले लिया था। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? रिया माथुर ने कमरे में घुसते हुए कहा और उसकी आवाज सुनकर जगत प्रसाद माथुर और सुयश दोनों सतर्क हो गए थे। अमन सर को होश आ रहा है शायद, नर्स ने हमें बताया, इसलिए हम यहाँ पर आ गए, सुयश ने रिया माथुर की ओर देखते हुए कहा। जैसे ही रिया माथुर ने अमन के होश में आने की बात सुनी उसके चेहरे पर एक खुशी छा गई थी। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई हो। अच्छा, डॉक्टर को बुलाया क्या? रिया ने खुश होते हुए कहा। हाँ, मैं उन्हीं को फोन करने जा रहा हूँ, सुयश ने रिया को जवाब दिया और उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करने लगा था। जब सुयश डॉक्टर को कॉल कर रहा था ठीक उसी वक्त वहां पर लेटे हुए अमन के दिल की धड़कनें तेज हो चली थी, जो सामने लगे मॉनिटर में दिखाई भी दे रही थी, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा था। ठीक है सुयश, तुम डॉक्टर से बात करो, मैं मंदिर से होकर आती हूँ। इतना कहकर रिया माथुर वहां से बाहर चली गई थी। रिया माथुर के वहां से जाने पर सुयश और जगत प्रसाद माथुर दोनों लोगों ने राहत की सांस ली, वरना अब तक दोनों की सांसें अटकी हुई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं रिया उनसे और ज्यादा सवाल न पूछ ले, और अगर रिया उनसे ज्यादा सवाल पूछती तो उनका फंसना तय था। कमरे से बाहर निकलने के बाद रिया माथुर ने अपनी गाड़ी निकाली और मार्केट के पास ही मौजूद एक मंदिर की तरफ चली गई थी।
जब कई दिन बीतने के बाद भी अमन को होश नहीं आया था, तो रिया माथुर ने भगवान के सामने अपना सिर रख दिया था। और आज जब अमन के होश में आने की सूचना मिली थी, तो रिया माथुर भगवान के दर्शन करने के लिए निकल गई थी। इधर रिया माथुर कार लेकर मंदिर की तरफ बढ़ रही थी, जो मार्केट के पास ही स्थित था। और दूसरी तरफ सिद्धार्थ भीखू के साथ मोबाइल लेने के लिए मार्केट की तरफ बढ़ चुका था। वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ही जगह पर जा रहे थे, जहां बस कुछ ही मिनटों बाद रिया और सिद्धार्थ का आमना सामना होने वाला था। बस वो दोनों एक बार मिल जाते, उसके बाद दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। कौन सा फोन लोगे सिद्धार्थ भाई? भीखू ने बाइक चलाते हुए सवाल किया। जो आप दिला देंगे, सिद्धार्थ ने मस्करी करते हुए कहा, और फिर दोनों हंस पड़े थे। इधर से सिद्धार्थ बाइक से जा रहा था और दूसरी तरफ सामने से रिया माथुर अपनी कार से आ रही थी। दोनों आमने सामने आ चुके थे, लेकिन बाजार में भीड़ ज्यादा होने की वजह से अभी दोनों की निगाह एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ी थी। भीखू ने तो हेलमेट लगाया हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ बिना हेलमेट लगाए पीछे बैठा हुआ था। अभी वो दोनों अगल बगल पहुंच चुके थे। रिया माथुर एकदम सिद्धार्थ के बगल से निकलने वाली थी। अगर वो सिद्धार्थ को ना देखती तो सिद्धार्थ उसके बगल से निकलकर चले जाने वाला था। लेकिन तभी सिद्धार्थ के पीछे चल रही एक गाड़ी के टायर के रगड़ने की आवाज आई। उस गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया था, और जैसे ही टायर रगड़ा कि उसने बरबस ही रिया माथुर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। और जैसे ही उसने रिया माथुर का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि रिया की नजर भीखू के साथ आ रहे सिद्धार्थ के ऊपर पड़ गई। और जैसे ही रिया माथुर ने सिद्धार्थ को देखा कि उसकी चीख निकल गई थी। सिद्धार्थ! रिया माथुर चिल्ला उठी थी। जिस सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए रिया माथुर ने दिन रात एक कर दिया था, उस सिद्धार्थ को अपने सामने से आता देखकर रिया माथुर का चीखना लाजमी था। अब क्या होने वाला है यहाँ से आगे? क्या सिद्धार्थ के मिलने से रिया माथुर की बदल जाएगी जिंदगी? और क्या होगा जब सिद्धार्थ के बारे में पता चलेगा जगत प्रसाद माथुर और सुयश को? क्या होगा जब डॉक्टर आकर बताएगा अमन के होश में आने का सच? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।